नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कवस्ती जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए यानी कि जिसका भी 13 सितंबर को एग्जाम होने वाला है उसके लिए एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की तरह है। तो आप सभी इसे पूरा कंप्लीट करके जाइएगा परीक्षा देने के लिए। और जिसका आगे एग्जाम होने वाला है 14 या 15 तारीख को, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूरा इस सेशन को पूरा कंप्लीट करके जाइएगा। प्रबल संभावना है कि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दीजिएगा। देखिए क्लास करते क्लास को लाइक करने के लिए भूल जाते हैं, लाइक जरूर कर दिया कीजिए आप सभी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को हम सभी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है। हम आपको कई बार बोले हैं कि बिहार जीके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। यह प्रश्न आपका बिहार डीएलएड में पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7.84% होगा, ध्यान दीजिएगा। और ये 2021 वन रिपोर्ट के अनुसार है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप सभी से कि पर्यावरण की दृष्टि से कितना प्रतिशत वन होना चाहिए, तो याद रखिएगा 33% वन होना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि भारत का अगर क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है तो उतने क्षेत्रफल में कम से कम 33% पर वन होना चाहिए, तभी वो पर्यावरण दृष्टि से सही माना जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी। जैसे मान लीजिए कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है, तो इसका कम से कम 33% वन होना चाहिए बिहार में, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा, 7.84% है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी। अच्छा, बिहार की स्थापना कब हुआ था, 22 मार्च 1912 को हुआ था। तो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, बिहार में जिला कितना है, 38 जिला है। उच्च न्यायालय कहाँ पे है, पटना में है, याद रखिएगा आप सभी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी, तो याद रखिएगा वस्त्र उद्योग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो बी राइट आंसर होगा। चीजें क्लियर हैं, कब हुई थी, 18वीं सदी में। अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। देखिए यहाँ पर पेय फसलों की बात किया गया है तो चाय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पूरे विश्व में चाय उत्पादन की बात किया जाए तो भारत जो है दूसरे नंबर पे है और सबसे बड़ा निर्यातक भी माना जाता है। अच्छा, पहला नंबर पे कौन है, तो चीन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। यहाँ तो ये क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपसे से क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन जो करता है वो कौन सा राज्य करता है, तो असम हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। असम का गुवाहाटी चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बट सबसे अच्छा किस्म की चाय के उत्पादन की बात किया जाए तो वो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग में किया जाता है, तो याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, कर्नाटक करता है। दाल का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, याद रखिएगा आप सभी। दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी करता है। इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा आप सभी। सुंदरबन डेल्टा जो देखते हैं या कह सकते हैं सुंदरबन जो देखते हैं वहीं पर आपको मैंग्रोव वन देखने के लिए मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अच्छा, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, यूके उत्तराखंड में, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ किया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हम भारत के लोक से किया गया है, ध्यान देंगे आप सभी। पानी की कमी से क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी की संसाधन की कमी है, पानी की कमी। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। पानी की कमी होने के बाद बहुत सारा चीज नुकसान हो सकता है, पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, आप खेती नहीं कर पाइएगा, याद रखिएगा। यानी कि कह सकते कि जीव जंतु जो है उसका जीना संभव नहीं हो पाएगा, ये सभी पानी की कमी के कारण हो सकता है। भारत के सबसे ऊंची शिखर यानी कि K2 की ऊंचाई कितनी है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से हम सभी जानते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, 8611 मीटर है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। याद रहेगा आप सभी को, इसका नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। अच्छा, कोई हमको बता सकते हैं कि हिमालय की ऊंचाई कितनी है, जो नेपाल में है, सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर है हिमालय का।
राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष होता है, याद रखिएगा आप सभी बात समझे। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और हर एक 2 वर्ष में सदस्य जो होता है वो 1/3 सदस्य क्या होता है? निर्वासित होता है, याद रखिएगा। कितने? 2 वर्ष में 1/3 सदस्य निर्वासित होता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पर टाइपिंग एरर हुआ है। प्रश्न यहाँ पर आपसे लिखिएगा, प्रश्न जो है कि उत्तमाशा, जिसे हम सभी क्या कहते हैं? केव ऑफ गुड होप कहते हैं। तो जो आपका उत्तमाशा है इसका खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया था? यही प्रश्न है। उत्तमाशा अंतरिप जो है, उत्तमाशा अंतरिप, इसका जो खोज किया गया था किसके द्वारा किया गया था? जिसे हम सभी केव ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। 1488 में खोजा गया था। कब? 1488 में जे बार्थोलोमियस डियाज के द्वारा। किसके द्वारा? जे बार्थोलोमियस डियाज के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर भी आपको लिख देते हैं हम, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है। याद रखिएगा आप सभी, ये प्रश्न आपके पेपर में आने की संभावना है, तो इसको आप स्टार मार के याद रखिएगा फ्रेंड, हो सकता है पेपर में आ जाए। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? जो भोपाल में गैस का रिसाव हुआ था कब? 1984 ईस्वी में। डेट को याद रखिएगा आप सभी, कब हुआ था? 1984 में हुआ था। और ये आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, याद रखिएगा, जिसे हम सभी शॉर्ट में MIC कहते हैं। क्या कहते हैं? MIC कहते हैं। तो अगर मिथाइल आइसोसाइनाइड नहीं दिया जाए ऑप्शन में और MIC दिया जाए तो आपको MIC टिक कर लेना है। कब हुआ था? 1984 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। देखिए भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार जो है कि 1977 में बनी थी, याद रखिएगा आप सभी। और बनने वाला पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो मोरारजी देसाई, याद रखिएगा। पहली आपका गैर कांग्रेसी सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले जितने भी थे वो कांग्रेस का सरकार हुआ करते थे, बट बीच में आपका जनता पार्टी की सरकार घुस गई थी। पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं हम सभी? तो इसे ध्रुव कहा जाता है। जैसे कि पूरा पृथ्वी का अगर ग्लोब देखिएगा, ये आपका उत्तरी ध्रुव है जो 90 डिग्री है उत्तरी अक्षांश, और ये आपका क्या है? दक्षिणी ध्रुव है जो 90 डिग्री है। और इससे हमसे भूमध्य रेखा और इससे हमसे भी देशांतर रेखा। देशांतर रेखा से समय का निर्धारण होता है, और जो आप सभी अक्षांश देखते हैं या भूमध्य रेखा देखते हैं या विषुवत रेखा देखते हैं, इससे आपका मौसम का पता चलता है। याद रखिएगा आप सभी, चीजें क्लियर हैं? तो इसे हमसे ध्रुव के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था? यह प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है पेपर में आपका। तो रूजवेल्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। और ये लागू कब हुआ था? डेट को याद रखिएगा, 1933। तो ये पूछा जा सकता है आपके पेपर में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल जो होता है ये कितने वर्ष का होता है? देखिए लोकसभा जो होता है इसे भंग किया जा सकता है, याद रखिएगा आप सभी। और हर एक 5 वर्ष में लोकसभा भंग होता है, उसके बाद जो है कि फिर चुनाव होता है, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। देखिए यहां से समझिएगा, एक लोकसभा होता है, अगर यहां से कोई भी PM यानी कि प्रधानमंत्री बनता है तो इसके लिए कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है, और यहां से जो PM बनता है इसके लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष रखा गया है। चीजें क्लियर हैं? अगर वहीं राज्यसभा की बात किया जाए, जो राज्यसभा होता है इसे हम सिर्फ उच्च सदन कहते हैं, और यहाँ से कोई भी PM यानी कि प्रधानमंत्री बनते हैं तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और यहाँ से जो PM बनेगा उसके लिए कम से कम मिनिमम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। तो ये फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। इतना चीज़ें क्लियर हैं? लोकसभा को हम भंग कर सकते हैं, राज्यसभा को नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा को हम सभी उच्च सदन कहते हैं, बूढ़ों का सदन कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। जबकि लोकसभा को हम सभी निम्न सदन कहते हैं और जनता का सदन कहा जाता है। चीजें क्लियर हैं? अगला प्रश्न देख लीजिएगा, मतदाता सूची का परिशोधन कितने वर्ष में होता है? तो देखिए मतदाता सूची जो है हर एक 5 वर्ष में ही संशोधन होता है, और उसके बाद जैसे कह सकते हैं कि लोकसभा का चुनाव होने वाला होता है तो उसी समय मतदाता सूची जो है कि संशोधन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और मतदाता सूची में संशोधन करने का कार्य किसका होता है? निर्वाचन आयोग का होता है। अच्छा, निर्वाचन आयोग का जो कह सकते हैं कि जो मुख्य अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश देखते हैं उसका भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कैग जो देखते हैं आप सभी, उसका भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसका भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र संघ ने किस देश को आइलैंड रीफ समूह से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। ध्यान दीजिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? देखिए यहाँ पर जीव की बात किया गया है और ये सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, तो वो आपका गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि गंगा ही सिर्फ कहाँ है? भारत में ही है, इसके अलावा कहीं है नहीं है। तो गंगा डॉल्फिन कहाँ पाया जाएगा? भारत में ही पाया जाएगा। देखिए गंगा डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए जो है एक आपका प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। कब? 2009 में। याद रखिएगा आप सभी, कब? 2009 में। अच्छा देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न आप सभी से पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी आपको हम प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, अगर पूछा जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, क्या आपको बताएं हम कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कब लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा 1973 ईस्वी में। कब आया था? 1973 में क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है प्रश्न रिपीट हो जाए। यहीं से अगर पूछा जाए प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में, प्रोजेक्ट अगर एलिफेंट के बारे में पूछा जाए कि ये कब आया था, तो याद रखिएगा 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था। याद रखेंगे आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हांगुल परियोजना जैसे प्रमुख परियोजना ही था, जैसे कि हाथी परियोजना हो गया या टाइगर परियोजना हो गया, उसी प्रकार से हांगुल परियोजना ये कब आया था? 1970 में आया था। अगर वही पूछा जाए गेंडा परियोजना जो है ये कब आया था, तो गेंडा परियोजना आपका 1987 में आया था। याद रखिएगा आप सभी। अगर गिद्ध संरक्षण परियोजना की बात किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि गिद्ध धीरे धीरे भारत से क्या हो गया? लुप्त हो गया है, कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है। तो इसको संरक्षित करने के लिए परियोजना कब लॉन्च किया गया था? 2006 में लॉन्च किया गया था। और हिम तेंदुआ परियोजना कब आया था? हिम तेंदुआ परियोजना की बात किया जाए तो ये आपका आया था 2009 ईस्वी में। याद रखिएगा आप सभी। और गंगा संरक्षण के लिए भी 2009 में परियोजना चलाया गया था। तो इतना फैक्ट को जरूर याद रखिएगा, हो सकता है प्रश्न पेपर में आ जाए। बिरसा मुंडा ने ईसाई मशीनरियों पर कब हमला किया था? 25 दिसंबर 1899 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो है कि अंग्रेजों के द्वारा इसे बंदी बनाया गया था। एक बार बंदी बनाया फिर छोड़ दिया था हरियर जयंती पर, उसके बाद फिर से दोहरा के बंदी बनाया, तो उसके बाद जो है कि 1900 ईस्वी में इसका मृत्यु ही हो जाता है हैजा के कारण रांची जेल में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। धसा रंध्र वाला पौधे हैं नेरियम, याद रखिएगा आप, जिसे हम सभी केनेर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा, याद रहेगा आप सभी को। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत में छिद्र के लिए कौन से गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है? देखिए जो सूर्य से पराबैंगनी किरण आता है, आप सभी को पता होगा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक किरण होता है। अगर वो आपके शरीर पे पड़ जाए तो आपको चर्म रोग होने की संभावना हो जाता है। तो उससे बचाता कौन है? ओजोन परत ही बचाता है। और कहा जा रहा है कि जो आपका अंटार्कटिका है, जहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, वहाँ पर जो है कि देखा गया था कि ओजोन परत में छिद्र हुआ है, हालांकि अभी बंद हो गया है। तो याद रखिएगा ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, जिसे हम सभी शॉर्ट में CFC के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। शॉर्ट में क्या कहते हैं? CFC कहते हैं। चीज़ें क्लियर हैं? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण अगर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल क्या होगी? कोई बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमसे चाल पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर अंतिम वेग की यहाँ पर बात किया गया है। अच्छा यहाँ सबसे पहले आपको गति का समीकरण पता होना चाहिए। अगर अंतिम वेग निकालना है तो क्या होता है? v बराबर होता है u माइनस AT होता है। क्या होता है? v बराबर u माइनस AT होता है। तो यहाँ पर हमको v का मान निकालना है। u का मान कितना दिया हुआ है? 20 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। त्वरण मेरे पास कितना है? 4 है। और समय कितना दिया हुआ है? टाइम कितना दिया हुआ है? तो टाइम आपके पास
2 सेकंड का दिया हुआ है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा और इधर आपका प्लस यहाँ 20 हो जाएगा। तो 20 + 8 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 20 + 8 कितना हो जाएगा? 28। तो 28 मीटर प्रति सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चीज़ें क्लियर हैं? अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? देखिए, चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ था वह आपका 1973 में शुरू हुआ था और ये आपका वन संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। जो वनों की कटाई हो रहा था उसके बचाव के लिए जो है कि चिपको आंदोलन शुरू किया गया था और इसके प्रमुख नेता था सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखिएगा। अच्छा, ये आंदोलन शुरुआत कहाँ से हुआ था? यूके यानी कि उत्तराखंड से हुआ था। जैसे कि जहाँ पर पेड़ कटते देखता था तो वहाँ क्या होता था? पेड़ से चिपक जाता था आदमी सब। अगला प्रश्न देखिए, समझिएगा क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है कि एक वस्तु पानी में तैरता है परंतु नारियल तेल में वो डूब जाता है, तो वस्तु का घनत्व क्या होगा? देखिए, अगर पानी की बात किया जाए तो पानी में एक वस्तु तैर रहा है पर नारियल तेल में वो डूब जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो कल के सेशन में आपको घनत्व के बारे में हम आपको बताए थे। याद रखिएगा, जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा वो ऑटोमेटिक उसमें डूब जाएगा। जैसे कि लोहा का घनत्व पानी से अधिक होता है तो लोहा ऑटोमेटिक उसमें डूबेगा, याद रखिएगा। जैसे कि पारा का घनत्व जो है लोहा से अधिक होता है तो लोहा पारे पर तैरेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों सत्य होगा कि तेल के घनत्व से ज़्यादा होता है, हो सकता है वस्तु का घनत्व होगा जिसके कारण से तेल में डूब रहा है, और पानी से कम होगा जिसके कारण से वो उस पर तैर रहा है। चीज़ें क्लियर हैं? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे अंदर लिया जाए तो अंधापन आ सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा CH3OH, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसका सूत्र है? तो मेथनॉल का सूत्र है, याद रखिएगा आप सभी। किसका है? मेथनॉल, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एक आपका जहरीला होता है, इससे कह सकते हैं कि पीने से अंधापन या मृत्यु होने की भी संभावना होता है। तो बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि X परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो परमाणु है। देखिए, यहाँ पर X की बात किया गया। X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, बट उसका विन्यास यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्लोरीन होता है इसका ही विन्यास होता है 287 होता है। किसका बात की? हम क्लोरीन की बात किए हैं, क्लोरीन की बात की है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका परमाणु क्रमांक की बात किया जाए, परमाणु क्रमांक की बात किया जाए तो कितना होता है? 17 होता है। तो ये फैक्ट पर आपको गौर करना है, कितना होता है? 17 होता है इसका परमाणु क्रमांक। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि M और 4M द्रव्यमान की दो वस्तु का समान गतिज ऊर्जा से चल्यमान हो तो उनके वेग का अनुपात क्या होगा? देखिए, इस प्रकार का सवाल बनाने के लिए सबसे पहले आपको गति का समीकरण पता होना चाहिए। अच्छा, गति का समीकरण क्या होता है? आप सभी को पता है कि 1/mv² होता है। पता है आप सभी को 1/mv² होता है? बोलिए हाँ, बिल्कुल होता है। अब आइए देखिए सवाल बनाते हैं हम सभी। पहला क्या है? m दिया हुआ है। m का मान कह सकते हैं कि ये 1 हो सकता है और यहाँ पर 4m दिया हुआ है। जो m है इसका मान 1 ही होगा, याद रखिएगा आप सभी। चीज़ें क्लियर हैं? तो पहला हो जाएगा 1/mv² हो जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा 1/mv² हो जाएगा, क्योंकि दो द्रव्यमान मेरे पास दिया हुआ है तो 2 हो जाएगा, mv² हो जाएगा। ये हो गया mv1 वाला और ये हो गया mv2 वाला। यहाँ से यहाँ खत्म हो जाएगा। अब मेरे पास बचेगा क्या? mv² और उसके बाद इधर से एक मेरे पास mv² बचेगा। चीज़ें क्लियर हैं? बोलिए हाँ क्लियर हैं। तो मेरे पास क्या बचा? एक mv² बचा हुआ है यहाँ पे और दूसरा था यहाँ पर एक mv² बचा हुआ था। इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं। अब देखिए क्या होने वाला है। तो पहला यहाँ पर दिया हुआ था m हो जाएगा, एक m होगा और गुना क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका mv² हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है 4m दिया हुआ है, 4m गुना mv² हो जाएगा। बोलिए हाँ बिल्कुल क्लियर हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ तक चीज़ें आपका क्लियर हैं? बोलिए हाँ बिल्कुल क्लियर हैं। अब आइए थोड़ा आगे प्रोसेस करते हैं हम सभी, तब समझ में आपको आएगा। तो यहाँ पर आपका अनुपात में दिया हुआ है तो इसको सबसे बटा में सबसे पहले लीजिए आप सभी। तो बटा में सबसे पहले ये दोनों आएगा। इसको हम 1 नाम दिए हैं, इसको हम सभी 2 नाम दिए हैं। तो एक हो जाएगा v1 और उसके बाद v2 हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पर दोनों पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हम सभी कर देंगे। बात समझे? बिल्कुल बोलिए कि हाँ बात समझ चुके हैं। और उसके बाद बराबर में आपका हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? ठीक है, इसको हटका देते हैं। अभी तक में हमने क्या समझा कि ये V1 दिए थे नाम, इसको V2 नाम दिए थे, इस पे होल स्क्वायर था, बराबर में क्या था 4/1 था, गुना कीजिएगा तो ये आपका पूरा सेक्शन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे V1 V2 करेंगे और बराबर यहाँ पर 4/1 करके और ये स्क्वायर को हटकाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा। बात समझे? बिल्कुल समझे कि यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा। अब 4/1 रूट का मान क्या हो जाएगा तो इसका मान 2 होगा और इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद चीज़ें फिर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ मेरे पास ये सेक्शन आया हुआ है कि यहाँ से रूट से इसका मान निकालें तो 2/1 आया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर V1 और V2 का मान कितना था 2/1 था। तो अब देखिए V1 का जो मान हो जाएगा V1 अनुपात V2 अगर कीजिएगा तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:1 होगा। तो 2:1 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आराम से बना सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत का अच्छा चालक है। देखिए चांदी जो होता है विद्युत का अच्छा चालक होता है, हालांकि चांदी महंगा होने के कारण इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसके जगह पर हम सभी तांबा का उपयोग करते हैं, कॉपर का उपयोग करते हैं। ज़्यादातर बिजली का जो तार देखिएगा वो कॉपर का बना होता है। निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाणुओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा साइकस को याद रखिएगा, ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। ये जिम्नोस्पर्म वर्ग का पौधा होता है साइकस, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे के नस्लों में सुधार करने के लिए सक्षम उत्पन्न करते हैं। तो देखिए पौधों की नस्लों में सुधार करने के लिए जो आपका लक्ष्य उत्पन्न करते हैं, लक्ष्य यहाँ पर है, तो लक्ष्य जो उत्पन्न करते हैं ये सभी हो जाएगा। रोग मुक्त प्रजाति होगा, अधिक उपज देने वाली किस्म हो जाएगा या प्रजाति हो जाएगा, शोध प्रयोग हेतु होने वाली प्रजाति हो जाएगी। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा, चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है चालक का प्रतिरोध, जबकि चालक की लंबाई पे करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर करता है और चालक के तापमान पर करता है। तो ये सभी पे करता है, जबकि चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर नहीं करता। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था, याद रखिएगा आप सभी। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। अच्छा, कब ये चंद्रमा पर कदम रखा था? 1969 में रखा था। अच्छा, उसका नाम क्या था जिसके तहत कह सकते कि जिस अंतरिक्ष यान के तहत वो चंद्रमा पर पहुंचा था? अपोलो 11 नाम था, याद रखिएगा आप सभी। क्या नाम था? अपोलो 11 नाम था। इसी के द्वारा जो है कि ये चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था 1969 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, डैश तापमान पर बर्फ का वाष्पीकरण होता है? क्वथनांक के नीचे होगा, याद रखिएगा, यानी कि 0 डिग्री से नीचे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ क्वथनांक से नीचे होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्वथनांक से नीचे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट थाइलाकोइड्स किस रूप में होते हैं? स्टैकेड डिस्क इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दबी हुई बात को फिर से उभारना, याद रखिएगा, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा, मुहावरा का प्रश्न था। अगला है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, जब विद्यालय पहुंचा ही नहीं तो पढ़ा। ये अशुद्ध वाक्य हैं, याद रखिएगा आप सभी। क्या है? ये आपका बिल्कुल अशुद्ध है। बाकी बात जितने जो देख रहे हैं वो सभी आपका शुद्ध होगा। इसमें आपका व्याकरण संबंधित अशुद्धि है, जैसे कि उसने अपने देश के लिए बलिदान दिया, ये बिल्कुल सही है। इन दोनों में सही अंतर है, ये भी सही है। मुझे दरवाजा जाना है, ये भी आपका सही है।
अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। तो अलंकार से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि जितने कष्ट कटकों में हैं, जिनका जीवन सुमन लिखा, गौरव ग्रंथ उन्हें उतना ही, यत्र तत्र सर्वत्र मिला। इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार ही होगा, याद रखिएगा। डायरेक्ट प्रश्न को याद कर जाइए, हूबहू छपने की संभावना है। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य का उदाहरण इनमें से कौन सा है? लड़का खाता है, भाववाच्य नहीं। सीता नाचती है, भाववाच्य नहीं। मैं पत्र लिखता हूँ, भाववाच्य नहीं होगा, याद रखिएगा आप सभी। लड़का खाता है, यहाँ तो काम करने की बात किया गया है। भाववाच्य में क्या होता है? कोई भी चीज़ का भाव प्रकट होता हो, जैसे कि हमसे खेला नहीं जाएगा, हमसे दौड़ा नहीं जाएगा, यहाँ पर उसकी भाव की बात किया जा रहा है। तो जैसे थोड़ी देर सो लिया, ये भी क्या है? एक भाव ही है कि थोड़ी देर सो लिया। तो ये भाववाचक का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। पाई अपूर्व स्थिरता, मृदु वायु ना भी मानो, अंचल विमोहित हो बनी थी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए अलंकार का वेटेज अच्छा खासा है, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा अलंकार पे आप सभी को। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ का क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है, और बिना स्पष्टीकरण के रूप में अगर तुलना कर दिया जाए तब वहाँ जो है कि उत्प्रेक्षा अलंकार होने की संभावना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्या प्रश्न कहा गया है? जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी, तीन तैसी, उपर्युक्त में से कौन सा काव्य गुण है? तो यहाँ काव्य गुण की क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें कौन सा गुण आपको देखने के लिए मिलता है? तो प्रसाद गुण देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा कि सफलता तुम्हें परिश्रम से मिलेगी। ये गलत होगा। उच्चारण से ही आपको पता चलेगा कि यहाँ स्त्रीलिंग नहीं होगा, यहाँ पर पुल्लिंग होगा। मिलेगा सही होता कि सफलता तुम्हें परिश्रम से मिलेगा। बाकी बात ये सभी आपका बिल्कुल शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस अलंकार में एक ही शब्द अनेक अर्थों का बोध कराता है? तो किस अलंकार में एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ होता है? तो यमक अलंकार में होता है, याद रखिएगा आप सभी। ध्यान दीजिएगा आप सभी, एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ। जैसे कहते हैं कि कनक, कनक जो कहते हैं, कनक का अर्थ क्या होता है? सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, याद रखिएगा आप सभी। तो एक ही शब्द है पर अर्थ क्या है इसका? अलग अलग है। तो ध्यान दीजिएगा ये यमक अलंकार में होता है। जब से है आंख लगी, तब से ना आंख लगी, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें विरोधाभास अलंकार है, याद रखिएगा आपसे। विरोधाभास अलंकार में क्या होता है? विरोध प्रकट किया जाता है। जैसे कहते हैं कि जैसे है आंख लगी, तैसे ना आंख लगी, यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? छेदी से बना है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कि वाह मुख की मधुराई, कहाँ कहो मीठी लगे आखन लू नाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी आपका विरोधाभास अलंकार ही है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? चलिए क्वेश्चन में 46 पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा कि इस शिकार में शिथिलता नहीं दिखानी चाहिए। ये वाक्य आपका बिल्कुल शुद्ध है। ये सभी क्या है? आपका गलत है, याद रखिएगा आप सभी। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये गलत है। सही क्या होगा? कि हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, पूछते नहीं, करते हैं। जैसे कहते हैं कि फल को पका हुआ होना चाहिए, ये गलत उच्चारण है। फल का पका होना चाहिए, फल को नहीं, फल का पका होना चाहिए, ये आपका सही होता है। यहाँ को नहीं लगता, का लगता। जैसे यहाँ दिया है कि इस कार्य को करते हुए मोहन को कई महीने हो गए, ये गलत उच्चारण है। तो सही उच्चारण क्या होता है कि यह कार्य करते हुए मोहन को कई महीने हो गए हैं, ये आपका गलत उच्चारण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पो धन इत्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नीरव का हो जाएगा नी धन रब हो जाएगा, विसर्ग संधि का प्रयोग होगा यहाँ पर, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। डायरेक्ट याद कर जाइए आप सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्ति में से वर्णिक छंद हैं, जागो उठो भारतवासी, आलस्य त्यागो, ना बनो पलासी, इसमें कौन सा आपको छंद देखने के लिए मिलता है? इंद्रवर्जा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। इंद्रवर्जा वर्णिक छंद है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कुंभकर्ण निद्रा सोने वाले को स्वान निद्रा सोने वाला कहा गया है, इसमें कौन सा शब्द शक्ति है? कुंभकर्ण निद्रा सोने वालों को स्वान निद्रा सोने वाला कहा गया है, इसमें कौन सा शब्द शक्ति है? तो इसमें आपका व्यंजनार्थक बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा व्यंजनार्थक शब्द शक्ति है इसमें। पुरातन का विलोम क्या होगा? तो पुरातन का हो जाएगा नवीन होगा, याद रखिएगा पुरातन का नवीन होता है। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो देखिए जितने भी आपका कारक विभक्ति है वो सभी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, बट कारक का 8 भेद होता है, बट तत्पुरुष समास का 6 भेद होता है, याद रखिएगा आप सभी 6 भेद होता है तत्पुरुष समास का। जैसे कहते हैं कि क्रम तत्पुरुष होता है, करण तत्पुरुष होता है, संप्रदान तत्पुरुष हो जाता है, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और उसके बाद अधिकरण तत्पुरुष होता है। तो कुल 6 तत्पुरुष का भेद है। अब आइए आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेशन में कुल हम सभी 52 प्रश्न कंप्लीट